हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, मैंने आपको डेप्थ में जाकर के भी बताया है कि किस प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। और सामान्यतः हम दो प्रकार के संविधान संशोधन देखते हैं, वो भी मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के कौन कौन से संविधान संशोधन है। मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया है कि संविधान संशोधन प्लस किस किस केस में वो आते हैं, कौन सा संविधान संशोधन किस केस में लगेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए वही महत्वपूर्ण है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अभी तक हम पहुंच गए थे कि 368 के साथ कौन कौन से संविधान संशोधन होते हैं, कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पर हम संविधान संशोधन, तो हमने ये देखा था कि 368 के साथ कौन कौन से संविधान संशोधन हो सकते हैं और होने चाहिए। ऐसे इसमें आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा, इनमें से कोई भी और पूछेगा आपको कि बताइए ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें संशोधन हम करना चाहते हैं, तो कौन से अनुच्छेद के तहत होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो बन सकते हैं, वो मैंने आपको करा दिया। लेकिन अब हम आ गए हैं कि कौन से ऐसे संविधान संशोधन है जो 368 के अलावा हो सकते हैं, तो वो मैं आपको लिख करके बताऊंगा। अगर वो आपको विकल्प में दिए गए हैं तो आप समझिएगा कि ये 368 के अलावा हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 368 के अलावा कौन से संविधान संशोधन है। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो दो बातों पर रहेगा। एक तो ये हम पहले बात करेंगे कि अनुच्छेद 368 के अलावा कौन कौन से संविधान संशोधन हो सकते हैं, और दूसरे भाग में इसी में देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने चाहिए। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाकर चल रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, और होना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सफल होने के लिए लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा। जितना एग्जाम में सफल होने के लिए चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप मेरे साथ नोट्स बना करके चलेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। तो आप मेरे साथ लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हुआ चलूंगा और आप अपनी नोट्स में उसी तरीका से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि आज जो आप करेंगे ना वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत फायदा देने वाला है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ की जो टीचिंग स्टाइल है वो एकदम यूनिक है, आपको इस तरीका से कहीं मिलेगा नहीं। मैं एक डेडिकेटेड और पैशनेट होकर के पढ़ाता हूँ, और पैशनेट ऐसा होकर के पढ़ाता हूँ मैं आपको जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ाते हैं, विदाउट फीस ऑफलाइन कोचिंग वाली फीलिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। आप मेरे साथ अगर चलते हैं और एक समय के बाद आपको इसका इतना बेनिफिट होने वाला है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स, समय को जाया ना करते हुए अब हम चलते हैं टॉपिक पर, और आप लिखेंगे अनुच्छेद 368 के अलावा संवैधानिक संशोधन कौन से हैं। तो ये बी पॉइंट है, ए में हमने बात कर लिया था, तो 368 के साथ कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं, और हम बात करेंगे 368 के अलावा। तो आप पहले लिखेंगे 368 संशोधन। पहला लिखेंगे प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना, या अगर आपको प्रवेश करना है या नए राज्यों की स्थापना करनी है तब भी आपको 368 के अलावा जो संविधान संशोधन होता है, 368 के अलावा जो मैं आपको करा चुका हूं, आधे से अधिक जो वोट है, यानी कि जिस भी सदन में ये आता है तो वहां पर यानी कि सदन में आधे से अधिक जो सदस्य हैं उनका प्रेजेंट और वोटिंग, यानी कि जो उपस्थित हैं और जो वोटिंग करते हैं उसके आधे से अधिक की आपको अनुमति होनी चाहिए, यानी कि यस होना चाहिए, तब ये आप पास कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें विधायिका परिषद का उन्मूलन या निर्माण, यानी कि जो राज्य होता है वहां पे एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो जो विधान परिषद है, यानी कि विधान परिषद की स्थापना और या उसका उन्मूलन करना हो तब आप 368 के अलावा कर सकते हैं। तीसरा आप लिखेंगे संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, यानी कि हम संसद के सदस्य जो हैं उनके वेतन और भत्ते बढ़ाना चाहते हैं या उनमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो भी 368 के अलावा हो पाएंगे। चौथा आप लिखेंगे संसद में प्रक्रिया का नियम, यानी कि संसद का जो बिजनेस है वो किस तरीका से चलेगा, यानी कि संशोधन अगर उसमें करना है तो वो भी हम किस तरीका से उसकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो हम सब करना है, तो 368 के अलावा हो जाएगी। नेक्स्ट पांचवा है संसद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या,
अगर इसमें परिवर्तन करना है तो भी हो जाएगा इसी से। 6 पॉइंट, कुछ आर्टिकल्स देखेंगे कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं अगर आप इनमें संशोधन करना चाहते हैं तो इसके साथ हो सकता है। जैसे आर्टिकल 2, यहां पे लिख लेंगे आर्टिकल 2, 3, 4, 103, 06, 106, 108, 124, 124 यानी कि 124 1, 169, 240, 239, 239, 5, 327, 348। अगर ये संविधान में ये अनुच्छेद हैं, अगर इनमें संशोधन चाहते हैं तो भी आप इसके साथ कर जा सकते हैं और 368 के अलावा इनमें संशोधन हो सकता है। और भी विषय लिखेंगे हम, कुछ विषय और हैं आप लिखेंगे, जैसे कि 7वां विषय आप लिखेंगे संसद में गणापूर्ति। संसद में गणापूर्ति, संसद में गणापूर्ति आप जानते हैं कि कोरम, यानी कि कोरम पूरा होने के बाद, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसको निश्चित होने के बाद ही संसद की प्रोसीडिंग होगी, अगर उससे कम है तो नहीं होगी। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि 10% है तो 10% अगर सदस्य उपस्थित है तो प्रोसीडिंग्स हो जाएगी। तो ये है संसद की गणापूर्ति। अगर हम इसमें बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसे 20-30% कर दें, तो आप इस साधारण बहुमत से कर सकते हैं। 8वां आप लिखेंगे दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति राज्यपाल, यानी कि जो भी राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष न्यायाधीश आदि के जो परिलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार हैं, अगर उनमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी आप इससे कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं दोबारा से, यानी कि दूसरी अनुसूची के जो विषय हैं जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां और जो भत्ते हैं वो विशेषाधिकार आदि की, अगर उनमें हमें कुछ परिवर्तन करना है तो इससे हो जाएगा। 9वां पॉइंट लिखेंगे आप संसद, इसके सदस्य और इसकी समितियों के विशेषाधिकार। संसद की समिति हो, संसद के सदस्य हों और इसके जो विशेष अधिकार हैं, अगर इनमें कुछ हम बदलाव करना चाहते हैं तो हम इससे कर सकते हैं। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ये हम 10वां पॉइंट है हमारा, यानी कि संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन करना है, अगर इसमें बदलाव चाहते हैं तो भी आप साधारण बहुमत से जा सकते हैं 368 के अलावा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, आप लिख भी सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना, यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो न्याय क्षेत्र है अगर हम उसको और ज्यादा महत्व देना चाहते हैं तो भी आप 368 के अलावा जा सकते हैं। नेक्स्ट 12वां पॉइंट, राजभाषा का प्रयोग, यानी कि राजभाषा का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है, वो अगर आप उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं 368 के अलावा। 13वां पॉइंट, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, यदि नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति में अगर संशोधन कुछ करना है तो अब भी आप 368 के अलावा जा सकते हैं। 14वां पॉइंट, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन की पद्धति में अगर बदलाव चाहते हैं तो भी आप इसके साथ जा सकते हैं। 15वां पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में अगर कोई प्रावधान करना चाहते हैं तो आप 368 के अलावा जा सकते हैं। 16वां पॉइंट, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, डिलिमिटेशन जो कहते हैं, अगर आप उसमें भी कुछ बदलाव चाहते हैं तो भी आप इसके तहत जा सकते हैं। 17वां पॉइंट,
पांचवी अनुसूची क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, यानी कि जो पांचवी अनुसूची के अंदर जो जनजाति क्षेत्र आते हैं, अगर उनके प्रशासन में आप बदलाव कुछ करना चाहते हैं तो भी आप इसके तहत जा सकते हैं। और 18वां पॉइंट, छठी अनुसूची की जनजातियों का क्षेत्र और उसके प्रशासन क्षेत्र में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो भी। तो ये मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखा दिए हैं पेपर में, इनमें से कोई भी आपको लिख करके दे सकता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, और कहेगा कि जो निम्नलिखित दिए गए हैं अगर इनमें संशोधन करना है तो किसके तहत होगा। पहला विकल्प दे देगा साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा दे देगा 368 के साथ, तीसरा दे देगा 368 प्लस आधे से अधिक राज्यों के साथ, राज्य की जो विधानमंडल है उनका पारित विशेष बहुमत से, और चौथा दे देगा 368 प्लस आधे से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल है उनसे पारित प्लस साधारण बहुमत। तो इस तरीका से आपको दे सकता है, या फिर कह देगा कि इस तरीका से कि 368 या 368 के अलावा निम्न में से संशोधन हो सकते हैं, और फिर ये 4 देकर के इनमें से, और कह देगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीका से प्रश्न फॉर्मेट कर सकता है। तो आपको याद रखने हैं ये पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में आपको रखे मिल सकते हैं। इससे अगर टिपिकल प्रश्न आएगा तो इससे बनाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताए हैं 368 के अलावा हम जो 368 के अलावा हम कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी और वो हम पास कर सकते हैं इनका। अब जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन कौन से हैं, मैं उनको आपको लिस्ट कराऊंगा। आप जानते हैं 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन 100 से ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, और न ही पेपर में 100 से ज्यादाओं को पूछेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण है उनको लिस्टिंग करेंगे हम कि कौन कौन से हैं जिनसे प्रश्न आए भी हैं और आगे भी आएंगे, तो उनको आप लिस्ट करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक पॉइंट आप पहले इसमें लिख लेंगे, एक पॉइंट आप नोट करके लिखेंगे इसमें कि संवैधानिक संशोधन बिल संवैधानिक संशोधन बिल में संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं है। आप जानते होंगे अगर कोई बिल अटक जाता है तो उस पर एक संयुक्त बैठक होती है, उसे पारित कर लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसमें लोकसभा का अपर हैंड होता है, आप इसे में माने, क्योंकि सरकार का अपर हैंड होता है कि क्योंकि ये मान के चलें कि जब लोकसभा में सरकार बहुमत में है तो आप मान के चलें कि आप सरकार में हैं। अगर किसी तरीका से अगर किसी तरीका से आप लोकसभा में आपका बहुमत नहीं है तो आप सरकार में नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। तो जब संयुक्त बैठक होती है तो उसमें जो सरकार होती है उसे फायदा होता है। तो इसीलिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संवैधानिक संशोधन बिल पर आप संयुक्त सत्र नहीं बुलाएंगे और संयुक्त सत्र से वोटिंग आप नहीं कराएंगे। बस ये क्यों, क्योंकि फिर तो जो सरकार है वो सारे बिल पास करा ले, तो राज्यसभा एक तरीका से फिर वो एक कैटुलर रह जाएगी, उसके हाथ में इतनी शक्ति रहेंगी नहीं। तो इसीलिए राज्यसभा को महत्व रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि संवैधानिक संशोधन बिल जो होते हैं उन पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये लाइन याद रखना है। और अब आप लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। टॉपिक है आज का जो दूसरा है, टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जैसा कि मैंने आपको बताया है 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन आपको कोई व्याख्याता तो बनना नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट में जज भी नहीं बनना है, इसीलिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, यूपीएससी के लिए पढ़ना है। तो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको कराए दे रहा हूं। आपको मेरी तरीका से एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट कैसे बनाना है, इधर तो आपको लिख लेना है क्या, अमेंडमेंट्स, यानी कि मैं अमेंडमेंट्स ऐसे लिखवाऊंगा कि एक जैसा अमेंडमेंट हुआ पहला अमेंडमेंट जो हुआ है, यानी कि अमेंडमेंट का नंबर यहां पर, अमेंडमेंट का जो नंबर है वो यहां लिख दूंगा मैं। अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल्स में हुआ है, आर्टिकल्स, और तीसरे में हम कॉलम में लिखेंगे अमेंडमेंट का विषय क्या है। अमेंडमेंट सब्जेक्ट क्या है। तो इस तरीका से आप भी इसे बना लेंगे।
3 कॉलम इस तरीका से आप बना लेंगे। नोट्स आप इसी को बनाकर चलना है, नोट्स में कोई गुंजाइश नहीं करनी, क्योंकि ये आज आपको लग रहा होगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वैसे टाइम वेस्ट का मतलब नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे सुंदर, इससे बेस्ट, इससे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपको नहीं मिल सकती। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं और इतने डेडिकेशन के साथ नहीं मिल सकती। और आप जो है इस लेक्चर्स को दूसरों बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि जिनको जरूरत है ना यार उन तक इसे पहुंचाए। नहीं है सब पे 1-1, 2-2 लाख रुपए खर्च करने के लिए। और जिस लेवल के ये लेक्चर है ना, अगर आप कहीं और जाकर के पॉलिटी करेंगे ना इस डेडिकेशन के साथ में, मैं आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, आप मेरा सुन लें और उसके बाद में जाकर के फिर आप लक्ष्मीकांत वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया तो लक्ष्मीकांत पढ़ना है और दूसरा है आपको एनसीईआरटी। इसके बाद में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है और आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। बस बाकी राइटिंग वगैरह कराएंगे, मैं यहाँ पे भी कुछ कराऊंगा उसके आगे जाकर के। अभी आप पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यानी कि इतना तो करेंगे कि आप एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन है उसे समझने लायक हो जाए पहले, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर जैसे अमेंडमेंट जो एग्जाम में आए हैं और जो एग्जाम में जरूरी है वही मैं कराऊंगा। तो अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 1 में कौन कौन से आर्टिकल थे जिनमें अमेंडमेंट किया गया था? आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376। और कौन से आर्टिकल इसमें इंसर्ट किए गए थे, यानी कि कौन से आर्टिकल इसमें शामिल किए गए थे? 31A और 31B, ये दोनों बताइए। यहां तक समझ में आ गया आपको? आर्टिकल नंबर यानी कि अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 1 में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स थे जहां पर हमने अमेंडमेंट किया? 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376। और कौन से आर्टिकल्स थे जो हमने इसमें शामिल किए थे? 3 यानी कि 31A और 31B। विषय क्या रहे कौन कौन सा? यानी कि स्वतंत्रता, आप लिखेंगे इसे, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित। ये प्रश्न पूछा गया है कि अमेंडमेंट 1 कब लाया गया, ठीक है। मैं इससे आगे चाहे तो एक कॉलम यहीं पर बना लेना, सन भी बना लेना, सन यहां पर बना लेना, ईयर, क्योंकि ईयर ही पूछा गया शायद उसमें। तो 1951 में आया। मैं डेट वैसे नहीं लिखाऊंगा जैसे ये 18 जून 1951 में, तो 18 जून की आवश्यकता नहीं है, बस आप 1951 याद रख लेंगे, ठीक है। और इसका जो विषय है वो क्या है? स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था इसमें। और भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी। साथ ही संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत नहीं रखा गया। अब देखो आप, पहला ही संविधान संशोधन 1951 में आ गया, यानी कि मात्र 4-5 साल बाद ये संविधान संशोधन आ गया। अब क्यों आया ये? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को बाद में ये लगा, क्योंकि अगर हम संपत्ति का अधिकार, क्योंकि हम स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं, समानता का अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि ये आपने प्रियम्बल में भी आपको बताया है, लेकिन स्वतंत्रता, समानता जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कही थी कि जब तक स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं है, जब तक हम आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देते, आर्थिक रूप से उनको समानता नहीं करते, तब तक इसका कोई मोल नहीं है। तो आप उसी को देखते हुए कि भाई हम स्वतंत्रता देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको जिम्मेदारी कानून जो है वो उनका अनुमूलन करना, कानूनों से सबको संपत्ति पर अधिकार देना पड़ेगा। समझ गए आप? तो अधिकार आप देंगे कैसे? कानून बनाना पड़ेगा। और कानून अगर आप बनाएंगे तो आपने संपत्ति के अधिकार को डाला हुआ था कहां पर? मौलिक अधिकारों के अंदर। तो जैसे ही आप मौलिक अधिकारों पर चोट करेंगे तो जो जमींदार हैं वो पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उन पर चोट हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? दखल करेगा, क्योंकि अब ये जानते हैं कि एकमात्र ऐसे आर्टिकल्स जहां सुप्रीम कोर्ट अब डायरेक्ट जा सकते हैं वो हैं आपके मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार पर चोट हुआ तो लोग पहुंच गए वहां पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई आप ये नहीं कर सकते, तो आप जानते हैं कि सरकार कुछ भी कर सकती है। यही तो मैं आपको इसमें आगे पढ़ाऊंगा कि सरकार कुछ भी कर सकती है। अब सरकार ने क्या करा कि वो अमेंडमेंट लेकर के आएंगे फिर, ठीक है, अमेंडमेंट लेकर के आएंगे। क्योंकि शुरू में तो उन्होंने ये बोल दिया कि देखो जी हमने कोई संवैधानिक मौलिक अधिकारों में हमने कोई संशोधन नहीं किया, कोई आर्टिकल हमने नहीं जोड़ा है, बल्कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, कुछ जो पुराने आर्टिकल्स हैं उन्हीं में कुछ प्रावधान किए हैं इस तरीका के कि ताकि हम संपत्ति के अधिकार दे सके। समय आ गया, ये वाली बात आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब क्या होगा कि उन्होंने बस एक चीज कह दिया कि जो 7वीं अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची जो है, यानी कि 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ दिया। अब 9वीं अनुसूची इसलिए जोड़ा कि भाई अगर हम इसमें कोई कानून बनाते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो संविधान में ये इसमें प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू नहीं करेगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है तो वो बता सकता है कि ये जो नियम बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसको देखेगा। अगर उसने नियम बनाने की प्रक्रिया है, अगर उसमें वो फॉल्ट पाता है, कुछ कमी पाता है, तो वो उसका क्या करेगा, नील एंड वॉइड कर देगा। और नील एंड वॉइड से बचने के लिए उन्होंने 9वीं अनुसूची जोड़ दिया कि इसमें आप नहीं झांकोगे, ठीक है, इसमें आप नहीं देखोगे कि ये जो कानून है वो किस तरीका से बना है। आप समझ गए इस वाली बात को, ये इसका स्पिरिट आप समझ गए। तो ये लाया गया था स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने के लिए, ठीक है, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए और उसकी जो कठिनाइयां उन्हें समाप्त करने के लिए। बोलिए। और इसके अंदर यहाँ पे हमने जैसे इंसर्ट लिखा है तो आप इसमें लिख लेंगे 9th शेड्यूल, मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया है 9th शेड्यूल जोड़ा गया। लाया क्यों गया, क्योंकि प्रश्न इससे आ सकता है कि लाया क्यों गया था, आप बता देंगे, बताएंगे इसमें क्या स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने से संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के दूर करने के लिए ये लाया गया। इतना याद रख लेंगे आप। क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। लाया कब गया, 1951 में लगाया। कौन कौन से आर्टिकल इंसर्ट किए गए, 31A और 31B। और कौन सा संविधान संशोधन है, एक। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला, आप ये याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आप दिखेंगे कौन सा संविधान संशोधन लिखेंगे आप अब लिखेंगे आप 24वां संविधान संशोधन। दूसरे पे हमने क्या बताया था, कौन कौन से आर्टिकल इसमें अमेंड किए गए। तीसरे पे हमने बताया था ईयर क्या है, और यहां पर हमने बताया था विषय क्या है। तो आप लिखेंगे पहला 24वां संविधान संशोधन, अमेंड कौन से आर्टिकल किए गए हैं, यानी कि 13 और 368 को। कब किए गए हैं, 1971, 13 और 368 को। और यहां पर क्या है, 24 के अंदर है संसदीय संप्रभुता को स्थापित करने के लिए। याद रखना, संसदीय सर्वोच्चता, संसद पे संप्रभुता है हमारी, लेकिन संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। अब कहोगे कि संसद की सर्वोच्चता, तो ये ब्रिटेन वाला कुछ कंसेप्ट हो गया। हाँ, इसी को लिए, यानी कि संसद कुछ भी कर सकती है, इसको स्थापित करने के लिए ये लाया गया। और मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा, इसी कानून की देन है जो हमारा मौलिक ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरीके के कानूनों की देन है। बाद में जाकर के वो केशवानंद भारती, यानी कि 71 में हुआ है और 75 में केशवानंद भारती का केस आएगा। और केशवानंद भारती के केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या स्थापित कर देगा, मौलिक ढांचे का कंसेप्ट, कि भाई तुम ठीक है कर सकते हो, संविधान में संशोधन कर सकते हो, 368 में भी कर सकते हो, लेकिन इन जो संविधान संशोधन है इनके विषय ऐसे नहीं होने चाहिए जो मौलिक ढांचे को क्या करते हो, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हो। अगर वो प्रभावित करते हैं तो हम उनको क्या कर देंगे, नील एंड वॉइड कर देंगे। बोलिए आप, ये इस बात समझ में आ गई आपको। तो लिखिए आप, संसद की सर्वोच्चता, यानी कि 24वां जो है वो क्या है, संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए। ठीक है, 368 ये। और यहां मैंने आपको बता दिया संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। यहां पर क्या किया गया, संसद की शक्ति को संसद की शक्ति को स्पष्ट किया। दूसरा और क्या किया इसमें कुछ, संसद और कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बोलिए, यानी कि संसद के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी अनुमति देनी ही होगी, यानी कि बाध्यकारी बना दिया है। यानी कि दोनों सदनों से
देगा ही देगा, यानी कि उस पर बाध्यकारी बना दिया कि अनुमति आपको देनी ही होगी, ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। समझ गए? इसके 3 विषय थे। पहला क्या है? संसद की सर्वोच्चता, ये तो मैंने आपको बता दिया। संसद की जो सर्वोच्चता है, संसद सर्वप्रभु तो है, लेकिन संसद की जो सर्वोच्चता है उसको स्थापित करने का प्रयास है। संसद की जो शक्ति है उनको स्पष्ट किया गया है, और जो संसद की जो विधान किसी भी भाग को, यानी कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है, और दोनों सदनों से पारित जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी, इस पर उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बोलिए, यानी कि एक तरीका से वीटो पावर को कमजोर किया गया है। नेक्स्ट संशोधन कौन सा है? 25वां संशोधन। 25वां संशोधन, इसका विषय क्या है? आर्टिकल कौन कौन से हैं जो इसमें अमेंड किए गए हैं? 31। इंसर्ट कौन सा किया गया? 31C इसमें इंसर्ट किया गया। सन कौन सी थी? 1972। इसमें क्या है? यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को सीमित करने के लिए राज्य किसी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। समझो इस बात को। लेकिन इसमें एक बात जरूर रखना, यानी कि जो मुआवजा है, यानी कि जो संपत्ति है उस पर अधिकार राज्य कर सकता है, और वो मुआवजा भी ना दे। कारण क्या है इसके? उसके पीछे कि जो राज्य है उसको उन्नति करने के लिए क्या चाहिए भाई? बहुत सारे लोगों को वहां प्लांट्स लगाने होंगे, या बहुत सारे जैसे आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट आते हैं तो वह कंपनी स्थापित करनी पड़ती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो अमेंडमेंट है वो है 25th, यानी कि 25वां संविधान संशोधन। और इसमें किस आर्टिकल्स में इसके अंदर बदलाव किया गया? 31। और कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया? 31C। और विषय क्या था? जैसा कि मैंने, आप सन देखेंगे पहले, इसका किस वर्ष में किया गया? 1972। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा जो स्टेट था, यानी कि हमारा जो राज्य, हमारा जो देश है वो गरीब देश था, यानी कि विकासशील देश है, लेकिन अगर उसे उन्नति करनी है तो वो सबको एप्रोप्रिएट तरीका से संपत्ति पर अधिकार नहीं दे सकता। कारण क्या है कि संपत्ति एक्वायर करनी पड़ेगी। अगर संपत्ति को आप मौलिक अधिकार में डाल देंगे तो संपत्ति को ले, जब आप किसी की संपत्ति लेंगे तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसमें अड़ंगा डाल देगा। और इसीलिए पहला संविधान संशोधन लाया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर क्या है कि जो संपत्ति है उस पर राज्य का भी अधिकार दिया गया। अब राज्य ने अपने हाथ में ले लिया कि राज्य चाहेगा तभी आपको मुआवजा देगा, या उस प्रोपोर्शन में आपको मुआवजा देगा जिस तरीका की आपकी प्रॉपर्टी है, और नहीं तो राज्य चाहता है तो उसे पूरी को एक्वायर कर सकता है बिना किसी मुआवजे के। याद रखना इस बात को, एकदम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बता रहा हूं, यहां से प्रश्न आता ही आता है। आप समझिए क्या है ये, इस पर आपका इसका विषय क्या है? संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को, संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को सीमित किया गया, और स्टेट चाहता है तभी वो पैसा देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो 300A में उसे ले गए थे, 300A में, है ना? हाँ, अब संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसमें संपत्ति का अधिकार नहीं रहा था, और 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया था। तो कहीं ना कहीं राज्य जो है वो अपने आगोश में इसे ले रहा है धीरे धीरे से, और यही आप देखते हुए इससे चलेंगे। अब नेक्स्ट है 39वां संविधान संशोधन। 39 यानी कि 39th 39वां संविधान संशोधन, ये कब किया गया? ये किया गया 1975। ये किया गया 1975। आर्टिकल कौन कौन से इसमें? एक सेकेंड, ये किया गया 1975। और कौन कौन से आर्टिकल इसमें इंसर्ट किए गए? यानी कि आर्टिकल 71 में अमेंडमेंट किया गया, और 329, यानी कि 2 आर्टिकल्स में बदलाव किया गया, 71 और 329। इंसर्ट कौन से किए गए? इंसर्ट किए गए 329A। और शेड्यूल कौन सा? आपको जो शेड्यूल अमेंड किया गया, जोड़ा तो वो कौन से में गया था? पहले संविधान संशोधन में, ये लेकिन यहां पर ये भी अमेंड किया गया, अमेंडमेंट किया गया 9वीं अनुसूची में, अमेंडमेंट 9वीं अनुसूची। समझ गए इस वाली बात को? विषय क्या था? इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। यानी कि इनमें अगर कोई विवाद आता है तो हम इसमें क्या है कि अब जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका न्यायिक परीक्षण नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना इसको, जो मैं आपको बता रहा हूं ना एकदम महत्वपूर्ण बता रहा हूं। सेलेक्टिव पढ़ना है, यूं तो किताब आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नए होते हैं
जिनको शुरू से गाइडेंस चाहिए, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और आप उन लोगों तक यार इसे पहुंचा है ना, शेयर करें इसे, जितने लोग इसे देख रहे हैं शेयर करें। इसका मूल्य आज आज को पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस दिन आप 1 लाख रुपए का कोचिंग खरीदेंगे ना, उस दिन पता चल जाएगा कि जो ये यूपीएससी विद प्रताप का जो कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या है। या पेपर होगा तब पता चल जाएगा आपको। पेपर के बाद में मैं डालूंगा इसकी क्लिप निकाल निकाल कर कहां से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं एकदम कंटेंट लेकर के आ रहा हूं, अपना पूरा जितना एक्सपीरियंस है ना 10 साल का यूपीएससी का, सारा झोंक दे रहा हूं इसमें। यार इतना तो आप कर सकते हैं, इन वीडियोस को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं जिनको आवश्यकता है। ठीक है, आपने कोचिंग ले लिया, लेकिन आपके लिए भी यहां सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अभी आप पाइपलाइन में हैं, अभी आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर चुका हूं बहुत पहले यूपीएससी के। तो इसलिए गाइडेंस की आपको भी जरूरत है। जो मैं यहाँ करा रहा हूं एकदम क्रीम है, ये क्रीम है एकदम, आप समझे इसे। तो एक बार आप मेरे साथ इसे चलेंगे, पॉलिटी आप यहां पर कर लेंगे, आपको कहीं भी किसी मठाधीश से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे 1972 में 39वां संविधान संशोधन लाया गया। कौन कौन सा अमेंडमेंट किया गया? आर्टिकल 71 और आर्टिकल 329 में कौन कौन से जोड़े गए? आर्टिकल 329 ए जोड़ा गया। और कौन सी अनुसूची में संशोधन किया गया? 9वीं अनुसूची में भी। इसका विषय क्या था? यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लिख लेंगे। इसका विषय क्या था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद अगर आता है तो वो न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। याद रखना है, इसे बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आप देखेंगे जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसे सभी क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है वो? 42nd अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। और आप देखेंगे इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। अमेंडमेंट, अब आप लिखें इसका कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि पता तो इसी से चलेगा ना यार कितने सारे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उस पर इसने डायरेक्ट प्रभाव डाला। इसी से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इसी ने डाला है, और आप इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, तो ये नहीं है कि लोग कहते हैं सर इसीलिए कहते हैं, ये कोई जवाब थोड़ी ना हुआ। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो थोड़ा क्या करते हैं, वो जवाब जो देते हैं ना उनके जवाब रैशनल होते हैं, थोड़े लॉजिकल होते हैं। ये नहीं है कि उसको क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहने लगो कि इंदिरा गांधी ने ये किया था और ये तो बहुत ही ज्यादा बकवास कर दिया था और ये कर दिया था। ये बात है नहीं, ये बाहर सुनने में अच्छी लगती है, एग्जाम में ये अच्छी नहीं लगती, या फिर आप किसी पढ़ी लिखी कम्युनिटी में जाकर के ऐसा बोलेंगे वहां अच्छी नहीं लगती। आपको प्रूफ देना पड़ेगा, और प्रूफ क्या है? जो मैं आपको दे रहा हूं, देखना आप इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किए गए। 31C, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191, 192, 194, और कौन सा है? 194, 208, 217, 225, 226, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 356, 357, 358, 359, 366, 368 और 371F। देखना पूरा बोर्ड भर गया। ये आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किए गए। अभी वो और बचे हैं जो इंसर्ट किए गए। इंसर्ट कौन कौन से किए गए? अब अगले पेज पे ऐसे लिखेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट कौन कौन से किए गए? 31D, 332A। ये जो A, D, A लगे होते हैं ना, इसका मतलब है कि अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए हैं, जहां पर भी ये A, D, B, C लगे हों इसके साथ में। ठीक है, 39A, 43A, 48A, 131A,
139A, 144A, 226A, 228A और 257A। ये और कौन सा पार्ट इंसर्ट किया गया है? इंसर्ट पार्ट, संविधान का एक पार्ट भी इंसर्ट किया गया। वो कौन सा है? वो है 4A और 14A, इंसर्ट पार्ट्स। ठीक है। अमेंडमेंट कौन से शेड्यूल में किया गया? अमेंडमेंट शेड्यूल 7 शेड्यूल। अब देखना कितना सारा तो मैंने आपको लिखवा दिया, और ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था। ये भी मैं आपको बता दूं, जब इमरजेंसी लगी हुई थी ये उस समय पर ये अमेंडमेंट हुए थे। कब? 1977। यानी कि इसकी याद भी, डेट भी याद रख लें आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है 1 अप्रैल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए 1 अप्रैल 1977 इस डेट में ये किया गया था। समझ गए आप? बोलिए। और इसके जो, क्योंकि बड़ा संविधान संशोधन है 42, इसमें तो पूरा लेक्चर भी अलग से बन सकता है अगर आप चाहते हैं। तो इसमें ऐसे कौन कौन से विषय थे जो जोड़े गए, अगर मैं आपको उन्हें नोट कराऊं तो आप करना चाहें तो मैं आपको बोले दे रहा हूं, आप लिख लीजिए इसे भी कि कौन कौन से संविधान संशोधन इसमें लाए गए थे और उनके विषय क्या थे। संविधान संशोधन का मैंने नाम बता दिया है, लेकिन मैं आपको लाइन टू लाइन लिखाई दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है यहां से प्रश्न पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। जिस तरीका से अभी आगे चलेगा समय, उसी तरीका से पेपर का जो पैटर्न है वो भी चेंज होगा, क्वेश्चन जो है वो भी टिपिकल आने प्रारंभ होंगे। तो उनके लिए पहले से तैयार रहिए, नहीं कि पेपर आ गया, अब आ गए आप तैयारी कर रहे हैं, फिर अगली बार और टिपिकल हो जाएगा, फिर टिपिकल की तैयारी, ऐसा नहीं, पहले से तैयार रहें। और इसके लिए आप क्या करें, अब देखेंगे आपकी इसमें कौन कौन से प्रावधान थे जो जोड़े गए। अब 1 2 3 करके इसे लिख लेंगे आप इस तरीके से। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि जोड़े गए। क्या जोड़े गए? प्रस्तावना में, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ, पहली बात तो ये हो गया, यानी कि समाजवादी, एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि प्रस्तावना, समाजवादी, एकता और धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जोड़े गए। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से ऊपर कर दिया गया। ये भी याद रखना है इसमें, यानी कि डीपीएसपी ऊपर कर दिया गया। ये भी एक अपवाद ही था, आप देखेंगे इसे पूछ सकता है प्रश्न। तीसरा, 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A 10 मौलिक कर्तव्यों को, यानी कि मौलिक कर्तव्य कितने? 10 अनुच्छेद कौन से में जोड़े गए? 51 के में जोड़े गए। भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग 4 के इसके अंदर जोड़े गए। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। संविधान को, यानी कि संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। न्यायिक परीक्षण, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, छठा पॉइंट है, लिखेंगे आप, लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। यानी कि लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि है, जैसे अभी 5 वर्ष में इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें कर दिया गया 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। 7वां पॉइंट लिखेंगे, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानूनों की वैधता उच्च न्यायालय परीक्षण करेगा। यानी कि जो केंद्रीय कानून है अगर संसद से पास होते हैं तो उनको सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य के जो कानून होंगे उस पर उच्च न्यायालय परीक्षण करेगा। और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर
से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दी गई 5 बेंचों द्वारा दी गई 2/3 से जो निर्णय होगा वही होना चाहिए, वही मान्य होगा, और न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो ये निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। समझ गए? यानी कि 5 से ऊपर है, अगर जो बेंच बनी है यानी कि बेंच बनाई है, अगर इसमें 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो 2/3 से निर्णय अगर वो देते हैं तो मान्य होगा, और अगर 5 तक हैं या 5 तक हैं तो पांचों के पांचों यानी कि 100% अपनी अनुमति दें तभी वो विषय मान्य होगा। याद रखना इस बात को, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विशेष राज्य सूची से संबंधित सूची के अंदर डाल दिए गए, यानी कि कुछ ऐसे विषय। इस पर प्रश्न आया हुआ है ऑलरेडी प्रीलिम्स में, इस पर प्रश्न आया हुआ है, तो इसे लिखेंगे आप वन संपदा, शिक्षा, यानी कि शब्द ही पूछा जाएगा। वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण आदि जो विषय राज्य सूची के थे उनको उठा करके संवृत्ति सूची में डाल दिया गया। और संवृत्ति सूची में क्यों डाला गया? कि आप जानते हैं कि संवृत्ति सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसी का जो निर्णय है, उसी का जो कानून है वो प्रिवेल करता है, यानी वही उसी की मान्यता होती है। ये मैं आपको बता दिया। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये है नवा पॉइंट है। इसके द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और उसके जो प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री, तो उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति वैसे कार्य करेगा। नेक्स्ट, इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए और सर्वोच्चता स्थापित की गई। यानी कि इसी में क्या है, संसद जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कानून बना सकता है और उस पर सर्वोच्चता जो है वो स्थापित है। कानून बनाने की अधिकार दिए गए और उसकी सर्वोच्चता भी स्थापित की गई। फ्रेंड्स, आज हमने यहां तक देखा है, और नेक्स्ट में हम इसके आगे के जो कानून है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा लेक्चर है तो इसके बाद के हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इसे समाप्त करें। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर्स बच्चों के साथ शेयर करने हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर करने हैं, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करने हैं, गांव गांव, गली गली और कूचे कूचे तक इसे पहुंचा देना है। फ्रेंड्स, आपने ये लेक्चर यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।